देखिए जब भैया छठ होता है, ठीक, और ओकरा साथ साथ गांव के बहुत याद और यही वजह से केहू रिजर्वेशन करा के तो केहू फ्लाइट के टिकट करा के कोनो भी तरह से अपना घर आओ चाहिए। क्या है कि हर बिहारी छठ के समय पर दुनिया के कोनो भी कोना में रहलन चाहे लन कि कोनो भी तरह से अपना घर ही। और वो वजह से आप लोग देख ले होगा कि जैसे वो सब देख सकत नहीं पीछे कि अभी ट्रेन में कितना भीड़ चलता है, ओकरा साथ साथ ही फ्लाइट वगैरह जो बड़ी सन ओकनी के दाम दुगना हो गला के बावजूद भी फ्लाइट से और ट्रेन से कैसो करके आदमी अपना छठ में अपना घर आई। ऐसे कि भैया बिहार एगो ऐसा धरती है, बिहार एगो ऐसा मिट्टी है जहाँ से रोजगार खातिर रवा के बिहार से बाहर जाके पड़ेला, लेकिन परंपरा खातिर बिहार से वापस बिहार में आवे के पड़ेला। तो आज के ए व्लॉग में हम लोग सबके एक कहानी सुनावे जा रहा बनी और ई कहानी है पलायन के बीच परंपरा के। ई कहानी है बिहार की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम सिंह और आप देख रहे हैं इंडिका 2.0। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि बिहार में पलायन की स्थिति क्या है। एक्चुअली जब भी छठ पर्व आता है तो बिहार के बाहर रह रहे मजदूर जितने भी हैं, जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, और वो जहां भी मतलब पूरे देश भर में, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कर्नाटक हो, बेंगलुरु हो, कहीं भी वो काम कर रहे होते हैं, तो वहां से चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम अपने गाँव से तो छठ के समय पर गांव तो आ जाते हैं, लेकिन गांव आने के बाद जब फिर पुनः पेट का सवाल आता है, जब फिर पुनः उन्हें काम करने जाना पड़ता है, तो उन्हें बिहार छोड़कर वापस अपने काम पर जाना पड़ता है। या वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि रोजगार के लिए हमें छोड़ना पड़ता अपना घर। अर्ज किया है कि रोजगार के लिए छोड़ना पड़ता है हमें अपना घर, दिल तो यही रहता है साहब, काम करने जाता है बस हमारा धड़। तो आप लोग बात को समझ चुके हैं कि हम अभी बात करने जा रहे हैं पलायन के ऊपर, है ना। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार की आज जो स्थिति है, यानी कि आज हमारे यहाँ जो गरीबी है, आज हमारे यहाँ जो पलायन की स्थिति है, आज हमारे यहाँ साक्षरता दर इतना कम है, सदियों से ऐसा नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार में सदियों से ही साक्षरता दर और गरीबी पनपती हुई है। बिहार तो काफी स्वर्णिम रहा है। अगर हम बात करें बिहार के इतिहास की, तो बिहार का इतिहास बहुत ही ज्यादा स्वर्णिम रहा है। कैसे स्वर्णिम रहा है? अगर हम सबसे पहले बात करते हैं पूरे देश की हिस्ट्री की, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो इंडियन हिस्ट्री में आपको 80 to 90% आपको जो पढ़ना है वो बिहार ही है। पूछिए कैसे? अरे कैसे नहीं है भाई, कैसे नहीं है? मतलब हम जब इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो हम वहां पे प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्री हिस्ट्री के बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब हमारे देश में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर का हमला होता है, उसके बाद से अगर हम हिस्ट्री को शुरू करें तो हम पूरी की पूरी एंशिएंट इंडिया सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे दो चार सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया को जीरो किसने दिया, तो बिहार ने दिया। दुनिया को दशमलव किसने दिया, तो बिहार ने दिया। दुनिया के बहुत बड़े गणितज्ञ, दुनिया के बहुत बड़े उसके बाद राजनीतिज्ञ, दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्र जो हुए हैं, उन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, और चाणक्य भी इसी बिहार की धरती से पैदा हुए हैं। इसी बिहार की धरती से चंद्रगुप्त पैदा हुए, इसी बिहार की धरती से अशोक पैदा हुए, और इसी बिहार ने दुनिया को खगोल शास्त्र और दुनिया में सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो बिहार ने दिया है। जब भी शिक्षा की बात हो तो ऐसा हो नहीं सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को भूला जा सके, और नालंदा विश्वविद्यालय इसी बिहार की धरती पर पनपा था। न सिर्फ बिहार ने नालंदा यूनिवर्सिटी, बल्कि बिहार ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी दिया है। बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप रहा है, केसरिया स्तूप जिसे कहते हैं। बिहार ने अब तक का दुनिया का सबसे पुराना मंदिर जिसे मां मुंडेश्वरी टेम्पल नाम जानते हैं, वो भी हमारे बिहार में ही स्टैब्लिश्ड है। बिहार में जो बिहार का राजधानी पटना है, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन है। बहुत सारे बिहार में अभी पुल बने हुए हैं जो मतलब देश के सबसे बड़े पुल में से एक कहे जाते हैं। तो ये तो मतलब रहा बिहार का इतिहास, रहा है कि बिहार का इतिहास बहुत ही ज्यादा स्वर्णिम रहा है। उसके बारे में मैंने आपको बातें बता दी, और भी आपने बहुत जगह पर सुना होगा। लेकिन हाँ, एक सच्चाई ये भी है कि हम उस पुराने इतिहास को बार बार दोहरा करके, बार बार ये बता करके कि हमारा इतिहास ये रहा है, हम उसी पर पूरी देश भर से सिंपैथी नहीं ले सकते। हम उसी पर ये कह नहीं सकते कि हमारा बिहार महान है। हाँ, महान था वो अलग बात है, उसके लिए मैंने जो आपको बताना था बता दिया। कुछ चीजें बाकी भी हैं, वो आप जानते होंगे। लेकिन मेन मुद्दा हमारा इसमें ये है, हमारा मेन मुद्दा पलायन का है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे उसको खत्म कैसे किया जा सकता है। तो उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पलायन का जो स्थिति है ये आया कैसे। आखिर बिहार जो आज का जो बिहार है, जो काफी स्वर्णिम हुआ करता था इतिहास में, लेकिन आज का जो ये बिहार है, आखिर आज का बिहार ये आया कैसे। तो अभी हम बात करते हैं बिहार के डाउनफॉल के बारे में। तो इंडियन हिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन माना जाए तो उसको मैं मानता हूँ 1193 में, जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया तब। अब जब नालंदा विश्वविद्यालय जल गया तो उसके बाद से बहुत सारे जो जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे, एडवेंटर्स जो थे विदेशों से,
उन्होंने भारत पर हमला किया, पूरे देश पर हमला हुआ, बिहार पर हमला हुआ, बिहार के बहुत सारे मंदिरों को लूटा गया, बिहार के बहुत सारे स्कूलों को, जो पुराने गुरुकुल हुआ करता था, उन सबको बर्बाद किया गया। अब धीरे-धीरे जैसे विदेशी लोग आते गए, विदेशी मतलब यूरोपियन लोग जब आए, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियों का आगमन हमारे देश में जब होता है, तो उसमें से डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आती हैं। और जब कंपनियां जब बिहार में आती है, देखिए बिहार के डाउनफॉल में किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का हाथ नहीं है। ये अंग्रेजों से ही हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार को बर्बाद किया। जी हाँ, उसका भी रीजन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी रीजन है बिहार को बर्बाद करने का। कैसे? वो ऐसी इस तरह से है कि जब बिहार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस समय पर आपने पढ़ा होगा, बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था। यानी कि जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उस लड़ाई में मीर कासिम और सिराजुद्दौला को हरा करके अंग्रेज जीत चुके थे। जब अंग्रेज जीतते हैं, तो ये पूरी की पूरी जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जिसमें आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश आता है, उस पूरे के पूरे क्षेत्र को अंग्रेजों ने जीत लिया। अब इतने बड़े क्षेत्र को चलाने के लिए उन्हें टैक्स कलेक्शन की जरूरत थी, उन्हें रेवेन्यू सिस्टम को बनाना था। अब उस रेवेन्यू सिस्टम को बनाने के लिए अंग्रेजों ने पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा चलती आ रही, यानी कि मुगलों द्वारा चली आ रही जमींदारी प्रथा को अपनाया। आपने पढ़ा होगा जमींदारी प्रथा। तो जब अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा को अपनाया, तो देश के, अपने ही देश के कुछ ऐसे जमींदार, जिनको अंग्रेजों ने अपॉइंट किया किसानों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अंग्रेजों ने स्ट्रिक्टली कह दिया था कि जमींदारों से कि कुछ भी हो जाए, टैक्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब होता क्या था कि बिहार की जमीनें काफी उपजाऊ थी, लेकिन किसी समस्या की वजह से, जैसे बाढ़ या सूखा हम कह सकते हैं, इन दोनों कैजुअलिटी की वजह से क्या होता था कि कभी कभार बिहार में अच्छी खेती ना हो पाई। अब अच्छी खेती जब नहीं हुई, उस वजह से किसान टैक्स पे नहीं कर पाता था। लेकिन चूंकि जमींदारों को अंग्रेजों ने जबरदस्ती ये कह रखा था, स्ट्रिक्टली ये प्रोहिबिटेड था कि आपको इससे बचना नहीं है, आप टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो जमींदार क्या करते थे, बिहारी जो छोटे मोटे किसान हुआ करते थे, उन किसानों से जबरन टैक्स लिया करते थे। अब जबरन टैक्स लेने की वजह से किसानों की स्थिति वहां से बिगड़ती चली गई। और सिर्फ जमींदारी प्रथा, बल्कि इसके बाद अंग्रेजों ने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसको सॉरी और इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको परमानेंट सेटलमेंट बना दिया, यानी कि आपने पढ़ा होगा अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त बनता गया, धीरे धीरे कानून और बदलते गए टैक्स कलेक्शन का। और जो बिहारी किसान थे, जिनके पास छोटी छोटी जमीनें थी, वो धीरे धीरे बिहारी किसान का एक्सटॉर्शन होता गया और उनका शोषण होता गया। I mean, कहने का मतलब ये है, और धीरे धीरे बिहारी किसान बेचारे फंसते चले गए। तो जब ऐसे, तो अंग्रेजों का ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आता है कि जब देश आजाद हो गया। अब देश आजाद होने के बाद क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ माय डियर, तो उस समय पर बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे, आपको पता होगा। जब बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे, तो उस समय पर झारखंड में बहुत सारी मिनरल्स थी। ठीक है। तो भारत सरकार को इस बात का डर था कि कहीं बिहार, जो झारखंड एक में था, तो उस समय भारत सरकार को ये डर थी कि सिर्फ बिहार में मिनरल्स होने के कारण कहीं बिहार का एक तरफा, मतलब बिहार का ही एक तरफा विकास ना हो जाए और बाकी सारे स्टेट का विकास थम जाए। इस डर की वजह से गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किया, एक लॉ बनाया, जिसे हम ट्रेड ट्रेड इक्वलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि देश भर में कहीं भी मिनरल्स हो, उनको वहां से उठा करके देश के किसी दूसरे हिस्से पर ले जाया जाए। तो उसमें लगभग जो ट्रांसपोर्ट का जो फेयर होगा, भाड़ा होगा, वो लगभग सारे जगहों के लिए बराबर होगा। और जब ये कानून लाया गया, तो इसके बाद बिहार में जितने भी मिनरल्स थे, सारे के सारे मिनरल देश के बाकी सारे जगहों पर पहुंचते चले गए। और देश का जो कोस्टल एरिया था, देश के जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, जितने भी कोस्टल प्लेन्स हैं, जहां पर पोर्ट की व्यवस्थाएं हैं, उन सारे व्यवस्थाओं, उन सारे शहरों का, उन सारे स्टेट्स का ज्यादा विकास होने लगा। पूरा का पूरा बिहार से मिनरल साले चले गए और वहां पर जाकर के विकास हुआ, और बिहार से सिर्फ मिनरल जाता चला गया, बिहार में कोई इंडस्ट्री लगी नहीं, इसलिए बिहार का विकास हुआ नहीं। दूसरा कारण ये था कि जब देश आजाद हुआ। अब देश आजाद होने के इतने साल बाद भी आज की डेट में बिहार की स्थिति जो इतनी खराब है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं लग रही हैं, उनका भी रीजन है, परफेक्ट रीजन है। क्योंकि पहला नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमारा बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब होता है कि हमारे पास पोर्ट नहीं है। ये भी एक बात सही है, लेकिन सिर्फ यही एक बात सही नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि मैंने आपसे बताया जैसा कि इतिहास हमारा गवाह है कि सदियों से बिहार की जो जमीनें हैं, वो काफी ज्यादा उपजाऊ है। अब इस वजह से अगर बिहार में किसी इंडस्ट्री को लगाना है, तो इंडस्ट्री को लगाने के लिए काफी हेक्टेयर और एकर्स में जमीन चाहिए। और जब बड़ा लैंड चाहिए, तो बड़े लैंड के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा किसानों से सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे किसान है, सबकी जमीनें उपजाऊ हैं,
और बिहार के किसानों का एकमात्र जीविका का साधन है खेती। तो इसलिए अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना है तो बहुत सारे किसानों से सहमति लेनी पड़ेगी। सारे किसान अगर मिल करके अपना ज़मीन देते हैं, तब जाके कोई इंडस्ट्री लग सकती है। आम तौर पर अभी तक ऐसा बड़े स्केल पर हुआ नहीं है, इसलिए कोई इंडस्ट्री यहाँ पर लग पाती नहीं है। हाँ, हालाँकि जो लैंडलॉक की स्थिति है, उससे उबरने के लिए बिहार सरकार ने बिहटा में, जो पटना से कुछ दूरी पर पड़ता है, बिहटा में ड्राई पोर्ट की व्यवस्था की गई है। ड्राई पोर्ट बनाया वहाँ से, मतलब समुद्र से डायरेक्ट वहाँ पे कंटेनर ट्रेन के थ्रू, रेलवे स्टेशन के थ्रू आएँगी, वहाँ पे ड्राई पोर्ट का व्यवस्था कर दिया गया है। लेकिन फिर भी घुमा-फिरा कर समस्या यहीं पर पनपता है कि बिहार की ज़मीनें उपजाऊ हैं और किसान देना चाहता नहीं है, और छोटे-छोटे ज़मीनें हैं, छोटे-छोटे किसान हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए तो बहुत ज़्यादा किसानों को सहमति लेनी पड़ेगी, जो एक साथ संभव होता नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में बताया कि मैं प्रॉब्लम पर ही बात करूँगा, तो सॉरी, सॉल्यूशन पर बात करूँगा। तो प्रॉब्लम तो आप समझ गए, पलायन का प्रॉब्लम क्यों है। अब इस पलायन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बिहार में इंडस्ट्री को लगाना पड़ेगा। लेकिन बिहार में किस तरह की इंडस्ट्री लग सकती है? बिहार में इंडस्ट्री अगर लग सकती है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग सकती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। अगर हम यहाँ पे आईटी सेक्टर्स की बात करें, तो आईटी सेक्टर या दूसरा कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर ज़मीनें कम उपजाऊ होती हैं। लेकिन हमारे बिहार में ज़मीनें उपजाऊ हैं और ये किसानों के लिए जीविका का स्रोत है। इसलिए अगर यहाँ पर विकास हो सकता है, अगर यहाँ पर नौकरी जनरेट हो सकता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर अगर हम बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ही हो सकता है। यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पर। अब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में क्या-क्या आ सकता है? सबसे पहले मखाना आ सकता है। मखाना के बारे में आपने सुना होगा। मखाना जो पूरी दुनिया भर में बेचा जाता है, पूरी दुनिया का 90% मखाना जो है इंडिया में आता है, और उस 90% का मखाना जो इंडिया में 80% अकेले बिहार प्रोड्यूस करता है। मतलब पूरे देश भर में जो मखाना बिकता है, उसका 80% टू 90% मखाना जो है बिहार में प्रोड्यूस होता है। लेकिन प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हमारे बिहार के वो किसान जो मखाना प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, उनकी स्थिति बहुत ही बुरी है, बहुत ही बदतर स्थिति है उनकी। क्यों स्थिति है बदतर? क्योंकि सरकार इस पर कोई सोचती नहीं है, सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई काम नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ स्टोर हाउसेस की कमी है। मखाना प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन स्टोर हाउसेस ना होने की वजह से उन्हें औने-पौने दाम पर मार्केट में बेचना पड़ता है, और फिर वहाँ से वो दूसरे स्टेट में जाती है, वहाँ पे कंपनियाँ उनको ऑर्गेनाइज़ करती हैं, और उनको फिर दाम बढ़ा करके 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दाम पर उसको बेचा जाता है। प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ स्टोर हाउसेस नहीं है, हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर नहीं है। तो अगर कुछ चाहिए हमारे यहाँ, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चाहिए। और दूसरा चीज़, हम लीची का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करते हैं बिहार में, पूरे देश भर में बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा लीची का प्रोडक्शन करता है। तो फिर समस्या आती है कि फिर उसका हमें प्राइसेज़ उतना हमें डबल क्यों नहीं मिलता है, हमें फ़ायदा क्यों नहीं होता है? घुमा-फिरा कर सिर्फ़ बात आती है, तो आती है बात स्टोर हाउस पर। सबसे इम्पोर्टेंट अगर बिहार को चाहिए तो स्टोर हाउस चाहिए, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री चाहिए, और यही नहीं, अभी तीसरा चीज़ भी प्रोडक्शन में बिहार है, आम का प्रोडक्शन। मतलब देश भर में बिहार चौथा नंबर पर स्टेट है जो आम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है। घुमा-फिरा कर हम बात यही करेंगे कि हमें एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री चाहिए। अगर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं आता है, तो बिहार के पलायन की स्थिति कभी खत्म नहीं होगी। और और उससे भी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, बिहार का परचम अगर कभी लहरा था दुनिया में, तो लहरा था सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन के बदौलत पर। इसलिए लहरा था क्योंकि हमारे देश में बिहार की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी, दुनिया को हमने शिक्षा दिया था। इसलिए अगर आज भी, आज के डेट में अगर बिहार को सशक्त बनाना है, बिहार को पावरफुल बनाना है, तो हमारे जैसे जो यूथ हैं, उनको रियल में पढ़ना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा, आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। नॉलेज इज़ द पावर माय डियर। इसलिए जो है हमारे यहाँ अगर बिहार को सशक्त बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही रीज़न हो सकता है। पहला है शिक्षा और दूसरा है कृषि। अगर इन दोनों चीज़ों में बिहार ने कदम बढ़ाया आगे, तो बिहार आज सशक्त हो सकता है, देश में 1 नंबर पर आ सकता है। धन्यवाद।